मित्रहो नमस्कार, मी राजेश कोचरेकर. 2013 साली पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याबरोबर भविष्यावरचा मी एक कार्यक्रम करत होतो. त्या एका खाजगी वाहिनीवरच्या कार्यक्रमामध्ये पंडित राजकुमार शर्मा यांनी त्यावेळेला एक भाकीत केलं होतं आणि ते असं होतं की 300च्या आसपास लोकसभेला जागा मिळवून नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान होतील. तोपर्यंत निवडणुका झालेल्या नव्हत्या, म्हणजे पंडित राजकुमार शर्मांनी 1 वर्ष आधी या संदर्भातली भविष्यवाणी केली होती. तेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता 10 वर्षात म्हणजे 2013 ते 2024 या जवळपास 11 वर्षाच्या काळात आपल्या हॅट्रिकसाठी सज्ज झाले. पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडून आपण नरेंद्र मोदी यांची हॅट्रिक होणार की नाही इथपासून ते नरेंद्र मोदी यांच्या नादी लागून शिवसेनेबरोबर बगावत करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांचं काय होणार इथपर्यंतच्या गोष्टी समजून घेणार आहोत. त्याच वेळेला या वर्षभरातला पंडितजींचा कार्यक्रम आपण का केला नाही अशा विचारणा करणारे तुमचे जे असंख्य मेसेजेस आणि फोन आमच्या टाइम महाराष्ट्राच्या कार्यालयात येत होते त्याबद्दल मी आपला खूप खूप आभारी आहे. पण मी हा जो मुहूर्त काढलेला आहे तो आहे 9 जानेवारीचा किंवा 10 जानेवारीचा. तोचं कारण असं आहे की एकनाथ शिंदे राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी राहणार की नाही याचा फैसला या दिवशी होणार आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कोणाचे असणार, शहा आणि मोदींचे असणार, भाजपचे असणार की शिवसेनेचे असणार, या सगळ्या गोष्टींवर आपण पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडून समजून घेणार आहोत. पंडितजी, आपलं या विशेष कार्यक्रमामध्ये खूप खूप स्वागत. धन्यवाद. नमस्कार. सगळ्यात पहिल्यांदा मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं राजकीय भविष्य टांगणीला लागलेलं आहे. 10 जानेवारीला काय होणार अशा प्रश्नाकडे सगळ्यांचे डोळे लागलेत. कुंडलीच्या आधारे आपल्याला शिवसेनेचे मुख्य नेते असलेले एकनाथ शिंदे यांचं काय होणार, त्यांच्या शिवसेनेचं काय होणार आणि एकनाथ शिंदे यांचं सर्वाधिक म्हणजे स्वतःपेक्षाही जास्त प्रेम ज्या डॉक्टर श्रीकांत शिंदेंवर आहे त्यांचं काय होणार, आपल्याला या कुंडलीच्या आधारे 2024 मध्ये काय होताना दिसतंय. देखिए, ये टाइम महाराष्ट्र की जो प्रस्तुति है, ये मेरे साथ जब करने की बात आती है तो ये 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, जातक मतलब एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, अजीत पवार हो, उनके जन्मदिन और उनकी जन्म कुंडली के ऊपर आधारित है. इसलिए एक बात ध्यान से सुनिए, अपनी तरफ से मैं कोई भी तुक्का या कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता हूं. इट इज ऑल अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेटरी पोजीशन. प्लैनेट की जो ग्रहों की परिस्थिति है उसके ऊपर इस कार्यक्रम को मैं करता हूं और आज तक वो ही करते आया हूं. किसी का पक्ष या किसी से पैसे लेकर या किसी की तरफदारी करके आज तक ना मैंने भविष्यवाणी करी है और ना ही ऐसी किसी चीज को आगे बोला है कि ये होगा वो होगा, उसने बोल दिया इसलिए. आज इन्होंने जो सवाल किया है एकनाथ शिंदे के ऊपर. एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ. धनु राशि, कृष्ण पक्ष की एकादशी में जन्म हुआ. एक सामान्य परिवार में एकनाथ शिंदे का जन्म हुआ. गरीबी से ऊपर आया हुआ एकनाथ आज प्रांत का मुख्यमंत्री बन जाता है. तो इसके कारण क्या है कि भाग्य जायते सर्वदाना पुरुषम न कौशलम. कोई पुरुषार्थ, कोई सफलता, कोई किसी तरह की भाग्य जायते सर्वदाना पुरुषम न, कोई पुरुषार्थ काम नहीं आता, कोई कुशलता काम नहीं आती जब आदमी चोरवाड़ में पैदा होकर धीरूभाई अंबानी बन सकता है तो एकनाथ शिंदे महाबलेश्वर के एक छोटे से गांव में पैदा होकर देश महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बन सकता है. और छोटे से गांव में गुजरात के पैदा होकर चाय के कप धोने वाला हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है. तो इसको साफ साफ नजर आता है कि भाग्य आपके जीवन में आपसे कुछ भी करवा सकता है. अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की कुंडली का, जिनकी धनु राशि है और धनु राशि में इस वक्त मंगल और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं. मंगल और सूर्य
और गुरु और चंद्र, ये चारों देव प्लैनेट हैं, देव ग्रह हैं। ध्यान से सुन के लेना है, ये चारों देव ग्रह हैं। एकनाथ सात्विक आदमी है, आप उनको कभी भी देख लीजिए, उनके चेहरे के ऊपर लाल टीका नजर आएगा। रात को सो के भी उठता हुआ आप उसका वीडियो बना लीजिए तो उसमें भी टीका नजर आएगा। धर्म, संस्कार, हर तरह की सभ्यता को जानने वाले को मैं एकनाथ बोल सकता हूं। अपने नाम को सार्थक करने वाले आदमी का नाम एकनाथ शिंदे है। इसलिए आज की अगर हम बात करें तो कृष्ण पक्ष की एकादशी में जन्म हुआ उनका, और 2012 से राहु की महादशा लगी। कहते हैं 9 साल राहु आदमी को बहुत संघर्ष करवाता है। आपको याद होगा 2004 में हमने मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी 2002 से ही करनी शुरू कर दी थी कि अगला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होगा, क्योंकि वहां पर राहु की महादशा लगी हुई थी। और आज एकनाथ की कुंडली में भी राहु की महादशा लगी हुई है। और जो अचानक चीफ मिनिस्टर बन गए हैं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी कुंडली में भी 2 की कुंडली में राहु की महादशा लगी हुई है। तो कलयुग में दैत्य ग्रहों का यह प्रभाव होता है। शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये दैत्य ग्रह हैं। इनके प्रभाव कलयुग में आपको राजा बनाते हैं। आपने जो सवाल किया कि एक बार फिर दोहराएंगे कि एकनाथ जी के बारे में जो सवाल किया आपने, क्या होगा एकनाथ शिंदे का? 10 जनवरी को उनका पद रहेगा या जाएगा? देखिए, राहु में केतु की अंतर्दशा 15/10/2024 तक लगी हुई है। 15/10/2024 तक। मेरी एक पिछले साल की भविष्यवाणी आपको याद होगी कि 12 अगस्त तक एकनाथ शिंदे अगर टिका रहा, याद है आपको जी? 12 अगस्त तक अगर एकनाथ शिंदे टिका रहा तो वो पूरी टर्म, यानी जब भी इलेक्शन होंगे तब तक एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर रहेगा। और मैं उसके ऊपर स्टैंड करता हूं। 10 तारीख को क्या होगा, जो पहली 4 डेटों में हुआ वो ही 10 तारीख को होगा। वापिस 1 फरवरी की डेट मिल सकती है, वापिस 1 मार्च की डेट मिल सकती है। तब तक आचार संहिता लग जाएगी, देश में राजनीतिक माहौल शुरू हो जाएगा और पूरे देश में चुनाव के माहौल बन जाएंगे। इसलिए कुंडली के हिसाब से देखिए, मैं गलत नहीं होता हूं ऐसा कुछ नहीं है, नॉस्ट्राडामस गलत नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है, लेडी बांगा गलत नहीं हुई ऐसा कुछ नहीं है। 100 में से 50% गलत हुए हैं। यहाँ तो भगवान की कृपा से, साईं की कृपा से, मेरे साईं की कृपा से 90% सक्सेस रेट है। तो मित्रों, एक बात तय है कि एकनाथ शिंदे जब तक एमएलए के इलेक्शन महाराष्ट्र में नहीं होते, अब 10 तारीख को जो होगा उसमें भी एकनाथ शिंदे को राहत मिलती हुई दिखाई देती है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 15/10/2024 तक केतु की अंतर्दशा, राहु में केतु मित्र, राहु इधर बैठा हुआ है तो केतु इधर बैठा हुआ है। तो राहु और केतु एक दूसरे के सामने सामने बैठे हुए हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि उनको एक सलाह देता हूं मैं, मछली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि केतु इज ड्राइविंग फिश। समुद्र में जो फिश होती है उसके ऊपर केतु राइड करता है। राहु सिर है और केतु धड़ है। मित्रों, एकनाथ शिंदे की कुंडली में आगे आने वाले दिनों में भी ये सकारात्मक योग साफ साफ नजर आते हैं। पंडित जी, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे या तिघांमुळे हे सरकार बनलेलं आहे। यापैकीचे 2 नेते आपला पक्ष वाढवत आहेत, पण एकनाथ शिंदे जे उद्धव ठाकरेंबरोबर असताना आपला पक्ष वाढवत होते, संघटना बांधत होते, ते आता फक्त राज्याचा कारभार चालवताना दिसत आहेत आणि राज्यभर फिरताना दिसत आहेत, ते संघटना वाढवत नाहीयेत। त्यामुळे अनेकांना असा प्रश्न पडतो की एकनाथ शिंदे लवकरच भाजपमध्ये जातील। आपल्याला काय वाटतं? देखिए, आपका सवाल बहुत सटीक है और ये सवाल मुझे राजेश कोचरेकर और टाइम महाराष्ट्र की वाहिनी पर ही मिल सकता है। बहुत ही सुंदर आपने सवाल किया। जो व्यक्ति ने अपना वर्चस्व, अपना शरीर, अपना पूरा संसार शिवसेना को दिया हो, वो बीजेपी में ज्वाइन नहीं करेगा, ये तो कॉमन बात है। और एकनाथ की कुंडली में कहीं भी
भारतीय जनता पार्टी में या दूसरी अन्य पार्टी में जाने के 15/10/2024 तक कोई योग नहीं बनते। एकनाथ अपनी शिवसेना को, जिसको ऑलरेडी वो पूरे महाराष्ट्र में मजबूत करने की कोशिश करते हैं, जो भी कार्य एकनाथ आज शासकीय करते हैं उसके पीछे भी उनकी रुचि क्या है? एक ही रुचि है कि मेरा संगठन मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है, उस विश्वास को मैं मजबूत करूं। काम करने के पीछे भी एकनाथ के हाथ में धनुष्वान ही है। वो भारतीय जनता पार्टी के कमल लेकर काम नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे शिवसेना की युति है, बाला साहब के संस्कार, बाला साहब की संस्कृति, बाला साहब के विचार, बाला साहब के कदम और दिगे साहब का आशीर्वाद, इन्हीं को लेकर आगे चलने वाला एकनाथ शिंदे है। मैंने तो आज से 20 साल पहले बोला था कि ये एकनाथ शिंदे जिस दिन मरेगा उस दिन भगवे में मरेगा। आज तक मुझे कई बार ये बात बहुत से लोग बोलते हैं, वो खुद भी 1-2 बार बोल चुके हैं। मुझे नहीं कहीं भी लगता है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली अपने 50 लोगों को लेकर ज्वाइन कर लेंगे। नो, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी युति रहेगी। 15/10/2024 तक कोई परिवर्तन योग उनकी कुंडली में दिखाई नहीं देते। पंडित जी, प्रत्येक मोठ्या माणसाचा एक कच्चा दुवा असतो। एकनाथ शिंदेचा कच्चा दुवा आहे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। त्यामुळे राजकीय विरोधक सतत श्रीकांत शिंदे यांना लक्ष करण्याचा किंवा टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत असतात। येणारं वर्ष हे श्रीकांत शिंदेसाठी किती आव्हानात्मक असेल आणि त्यांच्यामुळे एकनाथ शिंदेसमोर नेमक्या काय गोष्टी मांडलेल्या असतील? देखिए, एकनाथ की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 5वां नंबर जो होता है कुंडली में, वो बच्चों का घर होता है, पुत्र का घर होता है, पुत्री का घर होता है, कुटुंब का घर होता है। तो उसका स्वामी मंगल शनि की राशि में बैठा हुआ है। इसलिए डेफिनेटली एकनाथ शिंदे को अपने पुत्र को ये सलाह देते रहना चाहिए कि कोई भी कार्य ऐसा मत करे जो अनैतिक हो। उसका दुष्प्रभाव एकनाथ जी के करियर के ऊपर पड़ सकता है, मगर भाग्य जायते सर्वदाना पुरुषम न कौशलम। उनकी श्रीकांत की कुंडली में भी बड़े सुंदर योग बने हुए हैं। 12 अप्रैल के बाद तो उसकी कुंडली में भी अच्छे योग बने हुए हैं। वो भी जो कर रहा है वो अपने पिता की सलाह से ही कर रहा होगा, मगर क्योंकि राजनीतिक गलियारों में कोई ना कोई चुगली, कोई ना कोई विरोध, कोई ना कोई आलोचना करते रहने की आदत होती है, इसलिए मैं इस बात के साथ में मुत्तफिक नहीं हूं, सहमत नहीं हूं कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का पुत्र जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। नहीं, उनके लिए, एकनाथ के लिए श्रीकांत शिंदे जो है वो उनके लिए डेफिनेटली एक सपोर्टिव सिस्टम बनेगा। आगे आने वाले दिनों में पिता को मजबूत करने के लिए श्रीकांत 100% 100% पूरा जोर लगाकर काम करेगा, मगर क्योंकि एकनाथ के 5वें घर का स्वामी मंगल जो है वो दूसरे घर में शनि की कुंडली में बैठा है, इसलिए शनि मंगल का दोष इतना खराब होता है, कब विष योग बोलते हैं इसको, कभी कभी पिता और पुत्र में भी ठन जाती है। लोगों के बोलने से एकनाथ जी को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि श्रीकांत ने ऐसा किया, तुम उसको समझाओ। ना ना ना, अपने कार्य में लगे रहें। आपका पुत्र डॉक्टर भी है, समझदार भी है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन के समय उसको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस बार एक श्रीकांत के इलेक्शन के दिनों में जो ग्रह दशा है उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत टफ होगा उनके लिए, इसलिए मेहनत करके आगे बढ़ें। अपने विरोधियों को भी अपना मित्र बनाकर चलें, इतना ध्यान रखें। उसकी कुंडली भी मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूं। आगे आने वाले दिनों में एकनाथ का सपुत्र जो है वो उसको डेफिनेटली फलदायक होगा। पंडित जी, आता आपण मुख्यमंत्र्यांकडून वळणार आहोत ते पंतप्रधानांकडे, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी हे वर्ष खूपच महत्त्वाचं असणार आहे 2024। याचं कारण असं आहे की पंतप्रधानांचा सगळ्यात लाडका असलेला त्यांचा कार्यकर्ता, त्यांचा सहकारी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रातून त्यांना काय नेमकी किती संख्या देणार आणि
जे अयोध्येमध्ये होणारं राम मंदिर आहे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फलदायी होणार का, हा सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे. कारण हे वर्ष उजाडल्याबरोबर सगळ्यांच्या नजरा, अख्ख्या जगभराच्या नजरा या अयोध्येकडे लागल्यात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे लागल्यात. राम अयोध्येतला आणि दिल्लीतला राम तुम्हाला नेमका कुठे दिसतोय? देखिए, देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में केतु की महादशा लगी हुई है. 2019 में 105 विधायक लाने के बावजूद भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के हाथों से पस्त हो गए. अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिए, क्योंकि आपके पास डाटा होता है. पस्त हुए, मुख्यमंत्री तो छोड़ो, मंत्री भी नहीं रहे. वापिस केतु में जब पॉजिटिव ग्रह आए तो एक बार फिर उप मुख्यमंत्री हुए. मगर मैं तो ये कहता हूं कि जब आदमी डिमोट होता है तो उसको बहुत परेशानी होती है. आज उनकी फेस रीडिंग कर आप देख लीजिए, उनका चेहरा देख लीजिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं निराशा के चिन्ह देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे साफ साफ नजर आते हैं. बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए तो उनको आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जो है अपने राजनीतिक कैरियर में एक्टिव तो जरूर हैं, मगर उनका हौसला जो है जैसे टूट गया होता है. क्योंकि मैं फेस रीडिंग और जेस्चर रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पिछले 30 सालों से अध्ययन करते आया हूं. उनकी बॉडी लैंग्वेज, झुके हुए कांधे, मगर ये एक ऐसा योद्धा है जिसकी कुंडली में केतु में शनिदेव का आगमन हो रहा है 26 जनवरी 2024 के बाद. जो पिछले 6 महीनों से उनके साथ हुआ, चाहे उनके पत्नी के माध्यम से कुछ निराशा सहनी पड़ी, व्यक्तिगत जीवन में मैं कभी नहीं जाता हूं, मगर 26/1/2024 के बाद देवेंद्र फडणवीस केतु में शनि की अंतर्दशा आने के बाद फिर मजबूत होते हुए दिखाई देंगे. एक बात तय है कि अगले इलेक्शनों में डेफिनेटली अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये युति में ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इसी युति में आगे बनेगा. अब आपने बात करी नरेंद्र मोदी साहब की, हमारे देश के जो पंत प्रधान हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं एक रामायण का श्लोक आपको सुनाता हूं. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य उस दशरथ अजर बिहारी. मेरी भविष्यवाणी गलत हुई. राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर मैं ऑनलाइन एक्सेप्ट करता हूं. कभी कभी ग्रह दशा से भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका संस्कार, आपका कार्य, आपकी श्रद्धा, आपका भगवान के प्रति प्रेम, आपकी भक्ति. तो कोचरेकर जी, मैं तो ये बोलूंगा कि ग्रह दशा को भी पॉजिटिव करने वाला व्यक्ति अगर कोई इस विश्व में आज के दिन है तो उस आदमी का नाम है अजय मोदी, अक्षय मोदी, विजय राष्ट्र. तो राष्ट्र की संपत्ति आज सबसे बड़ा नाम जो है वो, आप सोचिए कि राम जो है पिछले 70 सालों में तंबू में बैठे हुए हैं. हिंदू और सनातन धर्म की बात करें तो राम तो सबसे बड़े हमारे आराध्य हैं. राम कण कण में बसे हुए हैं और हम एक विशेष जाति को लेकर राम को हमने बाहर बिठाया हुआ था. लेकिन पंडित जी, ये सबसे बड़ी आलोचना एक वर्ग से की जा रही है कि क्या आप तो अध्यात्म का अभ्यास करते हैं, पूजा अर्चा का अभ्यास करते हैं, क्या किसी अधूरे बने हुए मंदिर में राम लल्ला की प्रतिष्ठापना हो या उनकी संस्थापना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इसका, देखिए राम जो है वो भगवान है, तो क्या भगवान नरेंद्र मोदी को सबक नहीं सिखाएंगे कि आधे अधूरे मंदिर में उनको बसाया गया है? क्योंकि मैं खुद अयोध्या जाकर आया, अभी वहां पर निर्माण का काम चल रहा है, पूरी तरह से हुआ नहीं है. ऐसे में राम मंदिर जो है वो राजनीति के लिए उपयोग में लाना नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ सकता है क्या? कुंडली के आधार पर बताइए. 6 महीने पहले आप अयोध्या गए थे. जी. मैंने वो चित्र देखे, योगी जी के साथ और एकनाथ के साथ आप खड़े हैं. 6 महीने में आप यकीन नहीं करेंगे जिस तेजी से मंदिर का निर्माण हुआ है. मैं वहां के अध्यक्ष जो हैं, वहां के जो विधायक हैं, सांसद हैं, बृजभूषण सिंह कुश्ती वाले, उनके साथ मेरी परसों ही बात हुई. तो जो निर्माण वहां पे इस वक्त चल रहा है या हुआ है, मंदिर 90%
पूरा हो चुका है, उसका काम तो अगले 5 साल भी चलने वाला है। यहां तक आपने सवाल किया कि आधे अधूरे मंदिर की जब आप बात करते हैं तो भगवान राम लला तो वहां पे सदियों से विराजमान है, त्रेता युग से। उनको यथा योग्य जगह देने के लिए नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है। आप बोलते हैं कि उसका इफेक्ट जो है बीजेपी को या नरेंद्र मोदी के ऊपर आएगा, कैसे आएगा? इस देश में 70 साल में 3 बार तो बीजेपी की सरकार बनी, ना वो 370 हटा सके, ना वो काशी कॉरिडोर बना सके, ना राम मंदिर बना सके। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सुरगाव के पर लगे हैं कि उन्होंने बना के आपको दिखा दिया। मैं तो बोलता हूं अगर मंदिर का निर्माण पूरा नहीं भी हुआ तो भी जिस विध रखे राम उस विध रहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। आज के दिन इस स्थापना का 22 तारीख का इस देश में छुट्टी देनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, जैसे रामनवमी के दिन होती है, जैसे नानक जयंती के दिन होती है, जैसे ईसा मसीह के जन्मदिन पे होती है। ये समय त्रेता युग से आप ये समझ लीजिए, कलयुग में पिछले 300 सालों में 400 सालों में बाबर ने वहां पर मस्जिद बनाई थी, समझे आप? मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। ये सारे के सारे सबूत सामने आप गूगल पे चेक कर लीजिए। उनके मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं, मुस्लिम पक्ष के जो वहां पर विशेषज्ञ थे, उन्होंने ये बात कबूल की है। वहां पर अयोध्या में खोदा गया तो राम के अवशेष मिले, वहां पे उनकी चीजें मिली उन दिनों की। तो मित्रों, एक बात तय है कि यहाँ तो राम मंदिर बनने का जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जाता है, और इसका आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ही जाएगा ना। इसका मतलब आप ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस बार, जो उनके भक्त कहते हैं कि 400 के पार अब की बार, तो क्या ये 400 के, क्योंकि आपने पहली बार ये बोला था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और वैसे 2013 में वैसे वो बने, तो क्या आज आप कोई बड़ी भविष्यवाणी कर सकते हैं? देखिए, 2013 में तो दूर दूर तक अंदेशा नहीं था। जी। आज तो 3 स्टेट जीतने के बाद लोग आपको हंस रहे थे। हाँ, लोग बोले थे कि इनको समझता नहीं है क्या। और आप मेरे साथ में एक वाहिनी पे बैठे पूछ रहे थे, मैं आपको बोल रहा था कि आज वो गोवा गए हैं। गोवा में अरुण जेटली ने और मनोहर पर्रिकर ने उनका नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए उस दिन घोषित किया। 3 दिन पहले हमने जो शो किया, उस दिन पंत प्रधान नरेंद्र मोदी होंगे 2014 के, ये हुआ। और 1 बरस के बाद में हमारी भविष्यवाणी 320-310 की जो थी वो सत्य हुई, प्रभु की कृपा हुई। और आज तो वातावरण ही सब नरेंद्र मोदी मय हुआ है। आप किस लिए वोट नहीं दोगे, मेरे को बताइए। आपके वोट ना देने का कारण क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को क्या आप वोट इसलिए नहीं दोगे कि उन्होंने 370 हटाया, उन्होंने राम मंदिर बनाया, उन्होंने काशी कॉरिडोर बनाया? तो मित्रों, भारत में अगर इन चीजों को बनाने के बाद वोट आपको नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान में मिलेगी क्या? इसलिए मैं यहां पर एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं, टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से राजेश कोचरेकर के साथ में बैठकर, कि 380 से लेकर 405 तक भारतीय जनता पार्टी जो है वोट लेकर जाएगी। और मंगल की महादशा 17/9/1950, मैंने पहले ही बोला ये ज्योतिष के ऊपर आधार है। 17/9/1950 वडगांव 12:09, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, लग्नाधिपति राशि अधिपति मंगल, और मंगल की महादशा 2020 से 2027 में लगी हुई है। डेफिनेटली 2027-28 के बाद बड़ा परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि इनका राहु अच्छा नहीं है। राहु की महादशा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ सकता है, और नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। मगर इस वक्त 24 में नरेंद्र मोदी की कुंडली, रामलला का आशीर्वाद, बाकी की जितनी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राष्ट्र के प्रति हुई हैं,
राष्ट्र उनको सम्मानित करेगा और राष्ट्र उनको विजय का मुकुट पहनाएगा, मुकुट, क्योंकि राम के सिर पे भी मुकुट है। ये विजय निश्चित तौर पर ग्रहों के माध्यम से और 33 करोड़ देवताओं के आशीर्वाद के माध्यम से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चांदी की प्लेट में रखकर परोसी जाएगी। पंडित जी, तो फिर ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं और जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैट्रिक के लिए घोषित कर रहे हैं, तो ये देखते हुए ये जो विपक्षियों की जो एक फ्रंट बनी हुई है, शरद पवार जिसके सबसे बड़े मुखिया है, तो क्या शरद पवार जी के तारे गर्दिश में हैं, सोनिया जी के तारे गर्दिश में हैं, राहुल जी के तारे गर्दिश में हैं, नीतीश जी की कुंडली काम नहीं कर रही है? क्या नहीं हो रहा है कि जिसके चलते आप इंडिया आघाड़ी को या इंडिया फ्रंट को इतना बैकफुट पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? 12/12/1940 शरद पवार और 9 दिसंबर सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, बाकी ममता बनर्जी अभी तक क्लियर नहीं है, समझे आप, मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश, इन 15 से 18 से 15 लोगों की कुंडलियों का जब हम अध्ययन कर, सबसे बड़े उद्धव ठाकरे, सबसे, हाँ, उद्धव ठाकरे। मैं तो ये कहूंगा कि उद्धव जी हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, समझे ना आप। उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर साफ नजर आता है कि ये खिन्न भिन्न होता हुआ इंडिया पक्ष है। देखिए, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को तो वो तो विपक्ष है, इनके विपक्ष है, इसलिए वो कुछ भी नाम इनको दे रहे हैं। मगर ये जब संस्थान बना, जब ये संगठन बना, उसकी कुंडली का जब हमने निर्माण किया तो उस निर्माण में भी 2 योग बने हैं। एक तो विष योग है और एक जो विष योग के साथ साथ में एक ऐसा योग बना है जिसमें कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो वो टूट जाती है, किसी भी तरह का संबंध निषेध योग बनता है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन जो आज के दिन अपने प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी सबकी कुंडलियां सामने मेरे पड़ी हैं। कहीं ना कहीं ये गठबंधन जो है फेल होता हुआ दिखाई देता है और इसमें बहुत से लोग जो एक मंच पर दिखते हैं अपना अपना रास्ता नापने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में स्टेट्स में इलेक्शन है। उनको ये लगेगा कि कहीं स्टेट में हमारे हाथ से सत्ता ना निकल जाए, इसलिए आज भी आप देख रहे हैं कि इनके अंदर 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 कोई ना कोई ऐसी न्यूज मिलती रहती है जिसका साफ साफ नतीजा ये है कि देयर इज नो सॉलिडिटरी, किसी भी तरह का कठोर गठबंधन नहीं है ये। बस इतना ही कहूंगा मैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बौने पड़ जाएंगे। राहुल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, प्रियंका जी ने अपने स्वेच्छा से यूपी त्याग दिया, राहुल गांधी एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा का लाभ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कर्नाटका में मिला उनको, वहां पे तेलंगाना में मिला, कर्नाटका में मिला, केरला में मिला और एक हिमाचल प्रदेश में मिला। तो डेफिनेटली उनको स्टेट लेवल पे लाभ मिलेगा, पर राष्ट्रीय लेवल पर नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उसको देखने के लिए ऐसे देखना पड़ता है। और उन्होंने राष्ट्र की सेवा करने का जो ठेका ले चुका है, अरे हमारे राष्ट्र को जब भी कोई व्यक्ति मिला है, या तो अटल बिहारी वाजपेयी जिनका विवाह नहीं हुआ, इंदिरा गांधी जिनका विवाह निषेध हो गया, सोनिया गांधी जिनके पति देव की मृत्यु हो गई, नरेंद्र मोदी जिनकी शादी हुई, वो शादी का कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली राहुल गांधी आगे जाकर पीएम बन सकते हैं क्योंकि उनकी शादी भी अभी तक नहीं हुई। तो यही एक संयोग है, एक ये संयोग आगे जाके बन सकता है। मगर इस वक्त 2024 में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और रामलला का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को
डेफिनेटली विजयी बनाता हुआ दिखाई देता है। पंडित जी, ये तो बात हुई राजनेताओं की, साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन ये साल जो है, देखिए, देश को आजादी मिलने के बाद सोने का जो भाव है वो अब अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। 63,000 पर 10 ग्राम्स का भाव चल रहा है। ऐसे में मुंबई में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है कि जिन्होंने अपना एक अलग आयाम स्थापित किया हुआ है। जो तेल की कीमतें हैं वो भी चरम पे पहुंची है। इस साल जो है इन सारे सेगमेंट्स में, रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो या ऑयल है, ये 2024 जो है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सोने के भाव 28,000 से 63,000 पहुंच गए, जो आपने अभी बोला। गुरु की प्लेसमेंट देखते हैं तो हम सोने की भविष्यवाणियां करते हैं, और पिछले 30 सालों से मैं करते आया हूं। एक बात तय है कि सोना अगले इस साल में एक बार 70,000 का आंकड़ा जरूर पार करेगा। 70,000 का आंकड़ा अगले 5 साल में 1 लाख का भी 10 ग्राम हो सकता है, मगर नीचे का स्तर 58,000 रहेगा इस साल। नीचे गिरता भी है तो 3,000, 3,500, 4,000 से नीचे अब सोना गिरने वाला नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देखें, और दूसरी तरफ एक और युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास की बात करें, और तीसरी तरफ कहीं ना कहीं इन दिनों ईरान और हमारे महासागरों में युद्ध शुरू हो चुका है। तो युद्ध के वातावरण में कमोडिटी आगे बढ़ती है। डेफिनेटली 70,000 इस साल में सोना लेकर रखने से आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। और तेल की बात करें, तेल इस वक्त चल रहा है 6,150 पर बैरल। इसका नीचे का आंकड़ा 5,700 है। ये वापस 8,500, 9,000 तक छूते हुए दिखाई देते हैं। तेल यहां तक सीजन, नॉन सीजन और जब स्नोफॉल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं शनि की दशा चलती है। जून, जुलाई, अगस्त के बाद एक बार तेल फिर $120 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारत में 10,000 रुपए पर बैरल आपको दिखाई देगा। रियल एस्टेट की बात करें तो मंगल के साथ जुड़ा हुआ है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में यहां से 80 से 90% और अगले 3 सालों में बढ़ोतरी आती हुई दिखाई देती है। मैं आज भी आपको सुझाव देता हूं कि अगर आपके पास धन है तो आप वाशी से लेकर खपोली तक, उल्भे तक, कहीं भी किधर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो जिस दिन प्लेन लैंड होता है अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे, आपकी प्रॉपर्टी 30 से 35% इस साल, 30 से 35% अगले साल, 2024 में बैठे हैं, 27 तक डबल नहीं तो ट्रिपल भी हो सकती है। पंडित जी, आता आपण हे सगळं पाहिलं, या संपूर्ण वर्षाचा जर सारांश आपण काढायचा म्हटला तर तो तुम्ही काय काढाल? राजकीय, व्यावसायिक आणि प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात 2024 हे साधारणपणे वर्ष कसं असेल असं तुम्हाला वाटतं? देखिए, भारत, हमारा राष्ट्र जो है उन्नति के पथ पर है। एक बात तय है, पूरा विश्व हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, कर रहा है 2 साल से। एक बात ध्यान रखिए, भारत से निकलकर गौतम अडानी जैसा व्यक्ति विश्व में नंबर 1 होता हुआ दिखाई देता है। जो उनकी 7.5 का प्रकोप था, आधा खत्म हो गया, आधा रहता है। एक आध झटका उनको फिर लगेगा, मगर कहीं ना कहीं भारत एक तो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनेगा। ये ध्यान रखिए, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, इवन चाइना को इग्नोर कर रहा है। भारत में पैसा आता हुआ दिखाई देता है। हम लोग क्रिसमस के दिनों मार्केट में स्लो हो जाते थे क्योंकि लोग, इन्वेस्टर माल बेचकर छुट्टियों में चले जाते थे। इस बार क्रिसमस के दिनों में 4 से 5,000 रुपए 5,000 पॉइंट BSE, 1 से 1,500 पॉइंट निफ्टी ने जंप मार दिया नवंबर दिसंबर में। तो कहीं ना कहीं भारत में पैसा लगाकर चुपचाप बैठने वाले इन्वेस्टर आज आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले हुए हैं। इसलिए BSE का आंकड़ा मैं अगले 3 सालों में 1 लाख का देख रहा हूं, 72,000 पे घूम रहा है। निफ्टी 30,000 से 32,000 का आंकड़ा देख रहा हूं। एक सारांश, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सेवा के लिए, देश को बढ़ाने के लिए अनथक प्रयत्न करेगी। इतना फॉलोअप किसी प्रधानमंत्री ने आज तक
नेताओं का नहीं किया जितना आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तीसरा, सबसे बड़ा, कमोडिटी प्राइसेस की हम बात कर चुके हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल इतनी जबरदस्त होगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन पीएम सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। ये जो चक्कर है ये महाराष्ट्र में अगले आने वाले दिनों में दिखाई देगा आपको। मगर एकनाथ शिंदे की कुंडली अत्यंत अच्छी है, उनको फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। अपने शत्रुओं को, अपने मित्रों को पहचानना चाहिए, बाजू में बैठा हुआ आदमी आपका है या दूसरे का है। शुभम भवतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा। हे आहेत पंडित राजकुमार शर्मा, जे असं म्हणतायत की नरेंद्र मोदी यांचा रस्ता एखाद्या रेड कार्पेट सारखा ज्या वेळेला खुला आहे त्याच वेळेला एकनाथ शिंदे यांचा रस्ता काट्याकुट्यांनी भरलेला आहे। दिल्लीत एक गोष्ट आहे तर महाराष्ट्रात दुसरी गोष्ट आहे। एका बाजूला केंद्रातलं सरकार हे बलशाली होताना दिसतंय तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राजकीय दृष्ट्या अस्थिर होतानाही पंडितजींना कुंडलीच्या आधारे दिसतोय। आपल्याला काय वाटतं, येणाऱ्या 2024 मध्ये पंडितजींनी जी भविष्यवाणी केलेली आहे त्या अनुसरून आपलं जे काही मत असेल ते आपण आमच्या इनबॉक्स मध्ये व्यक्त करा आणि तुम्हालाही पंडितजींना काही प्रश्न विचारायचे असेल तर तेही आमच्या इनबॉक्स मध्ये तुम्ही मांडू शकता। ते आम्ही पंडितजींपर्यंत पोहोचवू आणि या वर्षी एक नवा संकल्प, दरवर्षी पंडितजी या संपूर्ण प्रत्येक महिन्यात पंडितजी एक दिवस आपल्या भेटीला येतील अशा स्वरूपाची संकल्पना घेऊन आम्ही लवकरच आपल्या समोर येणार आहोत। आपलं या सगळ्याबद्दल काय मत आहे हे आपण आम्हाला कळवा आणि हा संपूर्ण व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद। पंडितजी, आपणही आपला अमूल्य वेळ देऊन या सगळ्या गोष्टींवर प्रकाश टाकला त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप जय सियाराम। जय श्रीराम, जय श्रीराम।